नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। कहते हैं देश हो या प्रदेश, विपक्ष का मजबूत रहना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के नेता ही विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, यह सच है, विपक्ष की भूमिका पर सवाल है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार दनादन कई बड़े निर्णय ले रही है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन यहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि कई दिनों से नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। स्थिति तो यह है कि बाकी प्रदेशों के उलट यहां सत्ता पक्ष के नेता ही विपक्ष के नेताओं से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो, लेकिन शायद विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा है, या कोई और बात है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। किसी भी राज्य देश के लिए विपक्ष का, और बल्कि मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, ताकि सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई निर्णय लेती है और उन निर्णयों से कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश को या देश हित में ये निर्णय नहीं है, क्योंकि जब सत्ता होती है तो सत्ता में एक हल्का अहंकार भी होता है। उसी बात को उठाने के लिए विपक्ष की आवश्यकता है। लेकिन अगर विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो ये सीधे तौर पर उस राज्य के लिए, उस देश के लिए ठीक नहीं है। बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड में इसलिए क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता 2022 के चुनाव से लेकर 24 के लोकसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, और विपक्ष का कुनबा खाली और सत्ता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नई बात नहीं है। इतिहास को भी अगर देखें तो पहले भी इस तरीके से दल बदल की राजनीति चलती रही है, लेकिन इस वक्त हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा भी जरूरी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन और इसके साथ ही एक्सपर्ट से के साथ भी बातचीत करेंगे। सबका स्वागत मैं कर लेता हूं। संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत। अभिषेक भंडारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है प्रवक्ता। इसके साथ ही हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है रावत जी आपका। और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैखुरी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दीपक, माफ कीजिएगा, अभिषेक भंडारी जी आपसे है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, तो पहला सवाल आपसे बनता भी है। लगातार आपके जो बड़े नेता हैं वो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं, उनकी शरण में शामिल हो रहे हैं। इस्तीफे का दौर लगातार जारी था और मौजूदा वक्त में भी जारी है। संगठन के एक बड़े नेता के जाने के बाद ये चर्चा इस वजह से भी तेज और हो जाती है। आखिर कैसे एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, कैसे निभा पाएंगे आप लोग? और ऐसा क्या हो रहा है कि जहां विपक्ष के लोग सत्ता में बैठी पार्टी से कहते थे कि काम नहीं हो रहा है, इस्तीफा मांगते थे, लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां सत्ताधारी पार्टी आपके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रही है। धन्यवाद रवि भाई। मैं एचएनएन न्यूज चैनल के माध्यम से पुनः एक बार डिबेट में, और डिबेट भी इस तरह की है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहा है। क्या हो गया इस देश में और इस प्रदेश में? क्या इनको एक भाजपा जो पार्टी है, उनको सिर्फ एक पार्टी चाहिए? कोई इनको विपक्ष नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए ही नहीं? इनका लोकतंत्र में या चुनाव जैसी प्रक्रिया में कोई भरोसा नहीं रह गया? आपने प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, मैं अपने प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं, कि ये प्रतिदिन जो भी दूसरे पार्टी के नेता, जहां पे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहीं पे कोई दूसरी पार्टी है, उनके बड़े और अच्छे नेताओं पे इनकी हर समय नजर है। फोन पे फोन, और कोई फोन से अगर उनके झांसे में आ गया, अगर फोन से झांसे में नहीं आ गया तो डरा धमका के आपको सीबीआई से लेकर पता नहीं कितनी जालसाजी से आपको फंसा के अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं। मैं पुनः फिर आपकी बात दूसरे ला रहा हूं दोबारा। अभी निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव बहुत मानी जमीनी स्तर का बुनियादी, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ये होते हैं। इनमें आज डिबेट के यही मुद्दे रह गए कि प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का जो इस्तीफा मांगा जाए। अभी मैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी की बात सुन रहा था कि करण मेहरा जी के समय पे सबसे ज्यादा इस्तीफा हुए। मेरी बहन को मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही हैं,
आप भी आए हैं, आप दूसरी पार्टी में गए हैं, तो सवाल तो ये है ना, क्यों जी। गए हैं? आपकी हो सकता है हर एक आदमी, मैं ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हर एक आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं निसंदेह मथुरा दत्त जोशी और हमारे वरिष्ठ ज्योत सिंह बिष्ट जी गए हैं, उनके जाने से मैं जरूर आहत हुआ हूं, क्योंकि संगठन की ये रीढ़ रहे हैं, पार्टी संगठन की। हो सकता है इनके सामने कौन सी बातें रही हों, हो सकता है हमारे सामने पे नहीं बोल पाए, या पार्टी के सामने रखा या पूरी तरह से नहीं रखा, तो ये इनके अपने मुद्दे होते हैं। छोटे चुनाव, जो निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, इनमें आप देखोगे मुद्दे होते हैं, गली, सड़क, आपके राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, किसी की पेंशन लग गई। आज की डेट में ये मुद्दे, तमाम मुद्दे गायब हो गए। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का जो आप बता रहे हैं कि इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, चलो मान लिया, अगर इस्तीफा हो भी जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको लोकतंत्र में कदापि विश्वास नहीं। आपने किस तरह से निकाय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव को पीछे ढकेल ढकेल के और लोगों को परेशान करके, सहकारिता से लेकर जिन जगह चुनाव होने हैं, चुनाव समय पे कभी नहीं किया। आपने देखा, हमारे अनुसार मन मुफीद पिच बन रही है तो आप चुनाव तब करवा दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं अभी इसी पे जा रहा हूं, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति में बैठा करते थे, विजय बहुगुणा जी हुए, सतपाल महाराज जी हो गए, या हरक सिंह रावत जी हो गए, कई तमाम नेता हैं जो आपकी पार्टी में गए हैं। क्या हश्र हुआ है? हरक सिंह रावत तो वापस आ गए। मैं आज उनकी स्थिति क्या है? स्थिति क्या है वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? जी, तो लिए क्यों थे आपने वापस उनको? अब जब वो आ रहे पार्टी थे, संगठन उन्होंने तो में- ये भी भाई कहा कि मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता था भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने तब भी ले लिए, क्यों लिए? रवि भाई, मैं आपकी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पार्टी संगठन, मैं यहाँ पे प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन पार्टी के सामने क्या बातें रही होंगी? क्या इन्होंने कोई नई पैंतरेबाजी करी होगी, या अपने कोई अपनी शर्तें रखी, या जो भी चीजें रही होंगी पार्टी की में हम समर्पित होकर कार्य करेंगे। बड़े नेता हैं, आपका अनुभव है, तो हो सकता है आपको इस वजह से ये किया गया। मैं उसके अलावा तमाम, और मनीष खंडूड़ी जी कहां गए, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। चलो, आप हमारी पार्टी के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ले गए, आप खुद अपने मनोहर कांत ध्यानी जी, जिन्होंने भाजपा की बुनियाद रखी होगी यहां पे, आपके मोहन सिंह रावत गांववासी, आपके पुराने तमाम कई नेताओं का नाम मैं अभी इस बड़े मंच पे, मेरे बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा के खुद बैठे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कि आपको कोरेदना चाह रहा हूं, लेकिन इस तरह की राजनीति से कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी चाह रहे हैं और आपको विपक्ष बिल्कुल न दिखना चाहिए, इस तरह का लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपका, जिस समय हम सत्ता में रहे होंगे तो हमने विपक्ष का हमेशा सम्मान किया है, हम आपसे भी ये अपेक्षा करेंगे कि आप भी विपक्ष का सम्मान करें। ठीक है संजीव वर्मा जी, मेरा जो सवाल था वो आप समझ गए और जो जवाब मिला वो भी समझ गए, लेकिन अब कांग्रेस से कह रही है कि आप लोग विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे, आप लोग सब चाहते हैं कि एक ही पार्टी रहे बस। रवि जी देखिए, बिछड़े सभी बारी बारी, एक बहुत पुराना गीत है, वो आज कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। और क्या छोटा क्या बड़ा, जो जो व्यक्ति जो अपने स्वाभिमान की चिंता करता है, जो अपने मान सम्मान की चिंता करता है, वो आज कांग्रेस पार्टी से विमुख हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर और अपने मान सम्मान के लिए अब, और एक जो राष्ट्रव्यापी सोच वाले एक दल भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ा है, जो माननीय मोदी जी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विकास कार्य हैं, जो डेवलपमेंट का एक नया खाका उत्तराखंड में लगातार खींचा जा रहा है, उससे प्रभावित होकर
वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। और हम ऐसे तमाम सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको एक जो हमारी एक राष्ट्रव्यापी सोच को लेकर जो व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आप लोग चाहते नहीं है कि विपक्ष हो। हाँ, आप लोग चाहते नहीं कि विपक्ष हो। हमने ऐसा कब कहा? ये तो कांग्रेस पार्टी स्वयं ही एक रसातल की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी स्वयं अपना नामो निशान मिटाने की तरफ बढ़ रही है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी जो नक्सलाइट्स के साथ कांग्रेस के तार जुड़े हैं, वो उसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला आया है। तो कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, कहाँ देश को ले जाना चाहती है, कहाँ प्रदेश को ले जाना चाहती है, कहाँ जो हमारे जो अस्मिता है उसको कितना धूमिल करना चाहती है, आपकी जो करनी है उसकी वजह से ही आपकी ये हश्र हो रहा है, यही दशा हो रही है। रवि जी, कांग्रेस की जो अपने आप को सीनियर मोस्ट प्रवक्ता बोलती हैं गरिमा दसोनी जी, कल मेरे साथ एक डिबेट में थी। उन्होंने कहा कि मथुरा दत्त जोशी हमारे ऊपर बोझा थे। आप बताइए, जो इस व्यक्ति ने 48 साल अपने जीवन का स्वर्णिम 48 साल अपना पूरा कैरियर कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए अर्पित और समर्पित किया, आप उसको बोझा बोल रहे हैं, लाइबिलिटी बोल रहे हैं, कूड़ा करकट बोल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ जिस व्यक्ति के पास मान सम्मान होगा, स्वाभिमान की जो चिंता करता होगा, वो तो मैं सोचता हूँ एक पल भी शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना उचित नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा दत्त जोशी जी 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार उनकी जमानत जब्त हुई। मैं कहता हूं मथुरा दत्त जोशी एक चेहरा थे, पार्टी कांग्रेस थी। मथुरा दत्त जोशी की जमानत जब्त नहीं हुई, तीनों बार कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। इसका आपको आकलन करना चाहिए और खुद में ही आपको शर्मिंदा भी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या दशा हो रही है। जनता आपको क्यों बार बार नकार रही है, क्यों आपकी बार बार जमानत जब्त हो रही है, इस बात का आपको आकलन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये अभी जो 3 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके पास अपने कोई 5 लोगों का भी समर्थन नहीं है, 5 लोग भी उनके साथ नहीं है। तो मैं गरिमा दसोनी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो पार्टी का चेहरा बनके इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आपके पास कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं? नहीं है? 1 मिनट सर, अभी कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ी अभद्र टिप्पणी करी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के थप्पड़ लगे। श्रीमान जी, थप्पड़ तो आपके चंपावत उपचुनाव से लेके हरिद्वार के पंचायत चुनाव से लेकर और तमाम जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे कोई अन्य चुनाव हुए हैं आज तक, उसमें लगातार कांग्रेस को थप्पड़ के बाद महाथप्पड़ पड़ते रहे। और उसमें आपको बिलबिलाना चाहिए। और जिस तरह से आपकी कार्य पद्धति है, जिस तरह से आपकी कार्य संस्कृति है, उसको उत्तराखंड की जनता लगातार नकार रही है। और अभी आप रवि जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें एक मात्र कोई महिला या मात्र शक्ति उसके अंदर शामिल नहीं की गई है। ये वही पार्टी है जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% का सबसे पहला अधिकार मात्र शक्ति का देने की बात करती हैं। हाँ। और एक भी मात्र शक्ति को आप उसमें जगह नहीं देती। तो इनका चाल चरित्र चेहरा, इनकी कथनी और करनी पूरी तरह से सामने आ जाती है। दीपक रावत जी,
जिस तरीके से आज विपक्ष की बात हो रही है और आप एक क्षेत्रीय दल के रूप में हमेशा मजबूत के साथ जो है चुनाव लड़े हैं, ठीक है, वोट मिलना ना मिलना वो एक अलग विषय है, कैसे देख रहे हैं आप? एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है? रवि जी, सत्तारूढ़ दल का विपक्ष के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना ही शर्मनाक है, और विशेष रूप से उत्तराखंड में, और उस पार्टी का मांगना जो लोकतंत्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र को संवारने के लिए और लोकतंत्र की दुहाई देते देते कहती है कि हम कांग्रेस संविधान की बात करती है लेकिन बचाती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की कोई परिकल्पना करेगा तो उसकी परिकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सत्ता पक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना विपक्ष, और विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष। ये खूबसूरती के साथ ही जो गठन किया जाता है लोकतंत्र जो माना जाता है, और आज विडंबना देखिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष के अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहा है। चलिए मांग भी लीजिए, मान लेते हैं कि मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आधार क्या है? आधार ये है, वो शर्मनाक है इस उत्तराखंड की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी आधार ये बना रही है कि क्योंकि आपके कार्यकर्ता छोड़ के आपको हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। इससे शर्म की बात इस प्रदेश की राजनीति के लिए हो ही नहीं सकती। आप अगर विपक्ष के अध्यक्ष के ऊपर अगर कोई गंभीर आरोप लगे होते, किसी भी रूप में गंभीर आरोप लगे होते, संवैधानिक रूप से कोई गंभीर आरोप लगे होते, तो इस बात को जायज ठहराया जा सकता था। लेकिन महज जिस कारण कि आज वो अपने कुनबे को बचाने में असमर्थ हैं, किसी कारणवश, जो कारण भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार मिल जाता है कि विपक्ष के नेता का इस्तीफा मांग ले। अगर यह स्थिति आज उत्पन्न हो रही है, तो क्या आज ये लिख के दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का इस्तीफा मांगने वाले कि आने वाले 20 साल तक इस प्रदेश में यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी? और अगर आएगी तो जितने तमाम उस टाइम के जितने इनके अध्यक्ष होंगे, जितने कार्यकर्ता होंगे, वो सब इस्तीफा देंगे। ये किस लोकतंत्र की बात करना चाह रहे हैं? अरे आप तर्क दीजिए, आप कोई संवैधानिक तर्क दीजिए, ठीक है। अधिकार कैसे मिल गया आपको इस बात के कहने का? और रही बात जो विशेष रूप से है, बहुत विचारधारा की जो बात आ रही है, हमने जब हमने राजनीति देखी है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा, जब कांग्रेस राज करती थी, एकमात्र राज करती थी, बड़े बड़े राज्यों में उसका राज्य था, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सीमित राज्यों में राज करती थी या कहीं कहीं नहीं थी, तब वो एक नारा देती थी, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली। इस बुनियाद पे वो राजनीति करती थी। वो कह रहे थे कि हम इन तीनों के मामले में कांग्रेस से अलग हैं, हमारी विचारधारा जो है वो कांग्रेस से अलग है। रवि जी, आज ये समझने में बड़े ही हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि ऐसी कौन सी विचारधारा थी जो, अगर मथुरा दत्त जोशी जी की उदाहरण ले लीजिए, किसी भी ऐसे कांग्रेसी का उदाहरण ले लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया है या अब किसी अच्छी जो जिम्मेदारी निभा रहा है, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो एक ही रात विचारधारा बदल जाती है? हमने पढ़ा है विचारधारा नहीं बदली जा सकती। आप किसी का मन बदल सकते हैं, किसी विचार के साथ अगर कोई रुका हुआ हो तो आप उस विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब स्वार्थ की राजनीति हो, सत्ता में अपनी राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षाएं चाहे बढ़ जाएं, तो वहां पर राजनीतिक विचारधारा शून्य हो जाती है। और इसी शून्यता का लाभ भारतीय जनता पार्टी आज उठा रही है और कांग्रेस का इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जिस प्रकार की इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पिछले 24 वर्षों का इतिहास उठा के ले लीजिए, बच नहीं सकती। तमाम, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनको तोड़ने का काम, अपने यहाँ जोड़ने का काम अगर इस प्रदेश में किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं ये आपके जितने भी सवाल हैं, जो आरोप है, उसका जवाब हम जरूर लेंगे। इसके बाद हालांकि मैं इस पूरे विषय को समझूंगा, हरीश मैकुर जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विपक्ष को लेकर आज बातचीत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को लेकर तो हमने तमाम बातचीत की, सत्ता पक्ष की जो अच्छी योजनाएं थी उनका खुलकर बखान भी किया, विपक्ष को पूछा भी कि जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भाई क्या कुछ कहना है आपका। लेकिन आज सवाल अलग है कि विपक्ष की भूमिका कहाँ है और विपक्ष जो कमजोर हो रहा है, क्या ये चिंता है? हमारे साथ हरीश मैकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की राजनीति को बहुत गहराई से समझते भी हैं। हरीश मैकुर जी, हम कैसे समझें
कि जो विपक्ष के तमाम नेता छोड़ छोड़कर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं और विपक्ष खाली होता जा रहा है, क्या एक बड़ी चिंता है? रवि जी, ये विपक्ष खाली होने या भरने की बात नहीं है, या किसी के पार्टी बदलने की। अब संदर्भ बहुत पुराने हो गए हैं। जी। एक जमाने में जब इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत में थी या राजीव गांधी प्रचंड बहुमत में थे, तो जी। विपक्ष के केवल 2 सांसद। तो उस समय भी सरकार चली और ये उस समय भी कहा जा रहा था कि लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष में 2 बचे हैं या 100 बचे हैं या बराबरी है। अब केंद्र में तो लगभग विपक्ष बराबरी है। जी। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जैसे केंद्र में क्या हो रहा है कि अब सरकार को विधेयक ही पारित नहीं करने देते। जी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार मतलब संसद नहीं चला पाई, वो उतना ही चला पाई जितना विपक्ष चलने देता है। तो विपक्ष विकास के कार्यों में सहयोग भी करे तो तब तो कंस्ट्रक्टिव है, और सिर्फ षड्यंत्र करे तो तब डिस्ट्रक्टिव है। तो ये चीजें देखने की, यहाँ पर हमारे तीनों विद्वान प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखते हुए, मैं तो सोच रहा था कि वो अपना प्रोग्राम रखेंगे कि ये क्या क्या करेंगे, क्या विकास के काम करेंगे, स्थानीय निकायों के लिए क्या अभिनव योजनाएं ले आएंगे, क्या नवीकृत योजनाएं लाएंगे, उस तरह बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे देखने में आया कि कांग्रेस कह रही कि हमारे सारे बड़े बड़े नेता तोड़ दिए बीजेपी ने। बीजेपी कह रही जो हमारे यहाँ आता उसका स्वागत है, और यूकेडी कह रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों खराब हैं, हम ही बढ़िया हैं। तो सच्चाई इससे थोड़ा सा हटके है। जी। सच्चाई ये है कि जनता को किसकी सरकार रहे किसकी सरकार जाए उससे ज्यादा बहुत लेना देना नहीं होता है। स्थानीय निकायों के स्तर पर तो उसकी नाली ठीक होना चाहिए, उसका रास्ता ठीक होना चाहिए, जनता का सड़क अच्छी होनी चाहिए, नालियों की मरम्मत होनी चाहिए, सड़कों पर एनक्रोचमेंट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, शहर में गंदगी ना रहे। ये मुख्य मुद्दे होते हैं। पानी समय पे आ जाए, बिजली समय पे मिल जाए, के राशन कार्ड बन जाएं, ये समस्याएं हैं जनता की। ये हो जाए बस, इतने के लिए ही मतलब यहाँ का लोग आदमी वोट करता है। कोई बहुत बड़ा मतलब स्थानीय लेवल पे बड़ा पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं होता, पॉलिटिकल सोच भी नहीं रखता। वो अपने स्थानीय मुद्दे देखता है और दूसरी स्तर पर ये देखता है कि कौन उसके करीबी रिश्तेदार है, क्या है, कौन है, क्योंकि ये बहुत छोटी इकाई है, ये भी देखा जाता है। जी। और तब तीसरा स्तर आता है कि भाई हमारी पार्टी का कैंडिडेट है। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना भी नहीं चुनाव को चाहिए। इसको तो जो जनता की समस्याएं हैं, विकास के कार्य हैं, उसको देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड के विशेष परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाना चाहिए कि यहाँ की जो ये देवभूमि हम इसको कहते हैं उत्तराखंड को, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हिंदुओं की मतलब कहती है कि हम बड़े इनके पैरोकार भी हैं। तो भाई देवभूमि अधिसूचित भी कर दो कागजों में उत्तराखंड को। अभी तो खाली पुराणों में ही है देवभूमि, तो कागजों में भी सरकारी हो जाए देवभूमि अधिसूचित कि ये देवभूमि है। एक लाइन लिखने में क्या जाता है, तो करिए दो। उत्तराखंड में पिछली बार में एक चर्चा में था, पता चला यहाँ 4000 मदरसे हैं और 40 गुरुकुल भी नहीं है। तो भाई जरा गुरुकुलों को प्रमोट करो, यहाँ से पूरे देश में दुनिया में संस्कृत के विद्वान जाएं, इस तरफ देखना चाहिए था जी। यहाँ पे हमारी जो स्थानीय गायें हैं वो संकट में हैं, जो हमारी खेती बाड़ी है वो संकट में है, जंगली जानवर हमारे खेत कृषि को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हम राशन दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसके क्या परिणाम हुए कि हमारे लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है। आने वाली पीढ़ी तो हमारी खेती किस मौसम में क्या बीज बोते हैं, किस तरह से बुआई होती है, किस तरह से गुड़ाई होती है, निराई गुड़ाई, वो भी भूल जाएगी। सारे व्हाइट कॉलर जॉब की तलाश में। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब सरकारों के पास रोजगार देने के लिए रह नहीं गई। मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी के जमाने से जब से निजीकरण स्टार्ट हुआ, और उन्होंने तो मतलब कल्याणकारी सरकारों का दर्जा भी लगभग उसी समय से खत्म होना शुरू हुआ। और अब तो सरकारें सिर्फ 3 विभाग अपने पास रखती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा। बाकी सब लगभग निजी हाथों में चले गया। तो सरकारी स्तर पर वैसे ही रोजगार कम हुआ है, तो निजी स्तर पर रोजगार कैसे बढ़ाया जाए उस पर सोचना चाहिए। हम लोग जो है जब नेता चुनते हैं तो मतलब तमाम तरह के आरोपी नेता चुनते हैं, भ्रष्ट चुनते हैं, गबन वाला चुनते हैं, टोंटी उखाड़ने वाले चुनते हैं।
और हमको फैसिलिटी चाहिए चीन और जापान की, तो नेता भी अच्छे चुनिए, स्थानीय स्तर पर ही क्यों ना हो, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों ना हो, अच्छे नेता चुनिए, तब तो अच्छी योजनाएं बनेंगी। जी और कम से कम भ्रष्ट और बेईमान नहीं चुनना चाहिए। हमारे बहुत सारे इलाके जो है नक्सल प्रभावित हैं। कल छत्तीसगढ़ में जो है 8 हमारे जवानों की मौत हो गई। नक्सलियों ने वहां पे जो है ईडी आईईडी लगा के हमारा पूरा सेना का वाहन ही उड़ा दिया। तो नक्सल आतंकवाद पे हो, इस्लामिक आतंकवाद पे हो, सरकारों को जीरो टॉलरेंस करना चाहिए। उत्तराखंड में भी अपराधियों पे हम देख रहे हैं, जिस तरह से यूपी में इनकाउंटर होता है, उत्तराखंड में उस तरह से नहीं हो रहा है। जबकि यूपी में जब से इनकाउंटर बढ़े हैं और अपराधियों पे नकेल कसनी शुरू हो गई, यूपी के ज्यादातर अपराधी उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने जो है अड्डे बना लिए हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो वो हमारे स्थानीय मुद्दा भी है, स्थानीय लेवल पर भी, स्थानीय स्तर पर भी, बिल्कुल। स्थानीय विषयों पर भी इस पर भी शक्ति होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो है अपराधियों की शरणस्थली ना बने, गुंडों की शरणस्थली ना बने। उत्तराखंड की डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है, जी उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, हमारा स्थानीय निकायों का ध्यान जाना चाहिए। कहाँ के लोग आके कहाँ बस रहे हैं। उत्तराखंड का आदमी दिल्ली में 8,000 रुपए 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, क्या बचता है उसको उसमें। तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में जी जी रोजगार सृजन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ की परंपराओं को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ध्यान देना चाहिए। देवभूमि का अस्तित्व बनाए रखो, तब यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, जी उसी जी से इनकम बढ़ेगी, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने मैखुरी जी। और हमेशा आप बताते भी कि सरकारों को किस तरीके से काम करना चाहिए, और आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी बातों को सरकार को अमल करना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद सरकार अमल करती भी हैं। संजीव वर्मा जी, क्योंकि आज हम विषय पर मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ, ये बात भी आई है, और जो मैखुरी जी ने कहा कि ये तमाम चीज़ें पहले से चली भी आई, लेकिन इस वक्त उन्होंने निकाय चुनाव का जब जिक्र किया कि इस वक्त ये सरकार शहर की छोटी सरकार है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारे आने वाले वक्त में हमारे सामने फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, और ऐसे में हमने पहले भी देखा कि लगातार जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है उसके तमाम नेता आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन करण महारा ने कहा कि उनके तो स्टार बढ़ रहे हैं, भले ही आपके वो उनके तमाम नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हो, लेकिन स्टार बढ़ रहे हैं। यह ऐसा पहली बार हुआ जब 2 उपचुनाव कांग्रेस जीत गई, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी है वो पुतला फूंक रही है विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का। रवि जी देखिए, करण मेहरा जी का ये बोलना कि मेरे तो स्टार बढ़ रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि करण महाराज जी एकला चलो की नीति पे चलने वाले शायद पहले ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि मैं और केवल मैं ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष में मैं रहूं, महामंत्री मैं रहूं, उपाध्यक्ष में मैं रहूं, और पूरी कांग्रेस केवल और केवल करण महाराज जी के नाम से जानी जाए। क्योंकि वो जिन लोगों का 5-5 दशक से कांग्रेस को सींचने में, उसको संवारने में, उसकी सेवा करने में जिनका योगदान रहा, वो ऐसे लोगों को जब कूड़ा करकट और बोझा और एक लाइबिलिटी की संज्ञा देंगे, तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस कहाँ जा रही है। आत्म अवलोकन की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद है, 5 बड़े नेता हैं तो 5 दिशाओं में देखते हैं, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस अपने आप में समाप्त प्राय होने की दिशा में बहुत तेजी के साथ। लेकिन वही बड़ा नेता आपकी पार्टी में आ जाता तो ठीक हो जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा कि जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जी, उतने धड़े भी अलग अलग, ठीक है आपने बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर कोई वही बड़ा नेता आपकी पार्टी में आता है तो आप स्वागत कर लेते हैं, तो क्या कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को? रवि जी देखिए, हम ना तो किसी को इनविटेशन कार्ड देके हमने किसी को बुलवाया, ना हमने किसी को आमंत्रित किया, ना हमने किसी को अप्रोच किया कि आप अपनी पार्टी छोड़ के हमारे पास आए। जो भी आए स्वेच्छा से आए, जो भी आए हमारी रीति नीतियों से प्रभावित होकर आए, जो भी आए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आए, जो भी आए केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के जो एक राष्ट्र को पूरा विश्व में जो गौरव ऊंचा करने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर आए। अभी 3 दिन पहले जो मथुरा दत्त जोशी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, आपके पास विजुअल आज भी
आपके कैमरे में होगा, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जब कांग्रेस पार्टी में था मैं तब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद मैं पढ़ा करता था और मेरा मन करता था, क्योंकि मैं यहाँ पर कांग्रेस में एक विपक्षी दल के रूप में था और मैं खुलकर नहीं बोल पाता था, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और मैं चाहता था कि मैं भी विकास के साथ जुड़ूं। मैं भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से एक विकास की गंगा यहाँ पर बहाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरह से नकल विरोधी कानून की हम बात करें, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें, मात्र एक मिनट सर, चाहे मात्र नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ एक सवाल। हाँ, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी को ये बातें तब याद आई जब उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला, है ना कमाल की बात। श्रीमान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो आए, हमने उनका स्वागत किया, हमने उनका मान की भी चिंता करी, हमने उनके सम्मान की भी चिंता करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां पर वो रहे उन्होंने उनका लगातार जो निरादर किया, जब उनकी लगातार इंसल्ट करी और एक तरह से उनको बोझा, कूड़ा करकट इस तरह के गंदे और भद्दे शब्दों से उनका एक तरह से संबोधित करने का काम किया, तो मैं सोचता हूँ अपने मान सम्मान की हर व्यक्ति को चिंता होती है और यदि अपने स्वाभिमान की जो व्यक्ति चिंता करता है वो शायद एक पल भी ऐसे न दल में रहेगा ना ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेगा। और यही एक बड़ा कारण है, जो भी व्यक्ति मान सम्मान की अपनी चिंता करता है वो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहेगा जो लगातार उसकी उसके जो अस्मिता के ऊपर ठेस पहुंचाने का जो लगातार काम करते हैं। और अभी आप ये देखिएगा, आप ये संविधान की बात कर रहे थे, जो अपने संविधान के ही चिंता नहीं करते वो संविधान की बात कर रहे हैं, जिनका संविधान के रचयिता के मान लगातार उनका एक तरह से अपमान करते रहे, वो संविधान की बात करेंगे। जो वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा बार धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकारों को गिराने का काम किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने देश का संविधान को एक तरह से नकारते हुए एनईसी का गठन किया, जो प्रधानमंत्री से ऊपर सोनिया गांधी जी को बिठा दिया। तुम आप बताइए कहीं संविधान में लिखा है क्या? ठीक है, एनईसी के बारे में एक मिनट सर, शॉर्ट जल्दी कीजिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। तो आप लगातार हर चीज को मतलब गांधी परिवार कानून से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी का ये वर्जन है कि गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता। जो अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश संसद के अंदर फाड़ दे राहुल गांधी, तो ऐसे लोग संविधान की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लगातार उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से और जिस तरह से वो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, लगातार जनता का जो एक उनकी ओर से मोह भंग हो रहा है और लगातार जनता उनको नकारने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार डबल इंजन के साथ यहाँ पर काम कर रही है, अभी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसमें ट्रिपल इंजन भी लगने वाला है। अभिषेक भंडारी जी, आप ठीक है संजीव भाई, आपके नेता इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ज्यादा चिंतन मंथन की आवश्यकता है आपकी पार्टी को, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता है कि आप लोग चिंतन करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो उदाहरण भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार हैं क्या कि ऐसी चीजें हैं और चिंतन करने की आवश्यकता है? आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, चाहे प्रदेश संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो या कोई भी नेता हो, पहले अपने बारे में सोचें, हमारी पार्टी के बारे में न सोचें कि हम कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं। मैं दूसरी बात अभी बड़े भाई संजीव शर्मा जी से बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने पहले बोला कि
आपके प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें कोई भी महिला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ज्योति रौतेला जी का नाम उसमें है। सबसे आखिर में डाल दिया आपने नहीं, महिला। अभी ये किसी न किसी का नाम तो आना ही था। हाँ, नहीं। अनुपमा रावत जी का नाम है उसमें। नहीं, वो ममता वो राकेश जी का नाम। प्रदेश अध्यक्ष है आपने आपकी। महिला का बात करी ना, महिला की बात करी। 40वें नंबर पे। 40वें नंबर पे एक्चुअल में इससे पहले सांसद, विधायक सभी के नाम आए, तो किसी न किसी का तो यही आगे सिस्टम पीछे है आना ही सर, था। जो रवि भाई, मैं हर आपकी बात आपकी से पार्टी इत्तेफाक रख रहा हूँ। निसंदेह किसी का अगर माना हरीश रावत जी का या करण मेहरा जी का अगर 40वें नंबर पे होता, ये कोई बड़ा विषय ही नहीं है। लेकिन अगर आया है नाम, लेकिन महिलाओं की, मैंने संजीव भाई जी की बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारी इसमें, आपने बोला कोई महिलाओं का नाम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि है उसमें महिलाओं का। महिलाएं ठीक बताया इस तरह से हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आप करण मेहरा जी पे आए कि करण मेहरा जी ने इस तरह की बातें कर दी, इस तरह की बात। भाई आपको शर्म से, या तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष आपकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितनी भी इंजन होती है, आप सरकारें बोलते हैं और आप विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। तो ये कहां का लोकतंत्र है भाई? अभी आप बता रहे थे कि गांधी परिवार, गांधी परिवार, आप राष्ट्रीय डिबेट में मत जाइए, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, उसमें सोनिया गांधी जी का कोई हस्ताक्षर थोड़ी नहीं होता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था देश के संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, मुसलमानों का होगा। अभी आपके राहुल गांधी, अभी आपके एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, आपके राहुल गांधी जो समाधि के ऊपर लगातार समाधि के ऊपर लगातार मेरी बात का जवाब देना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने सोनिया गांधी की बात करी, आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात करी, आपने 123 करोड़ की बेशकीमती संपत्तियां 2014 के चुनाव से मोदी जी ने भी बोला है उन्होंने तो कुत्ते मरते रहते हैं, हर आदमी को कुत्ता बनाना चाहिए। भाई इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। 500 करोड़ रुपया डिबेट में वक्फ बोर्ड को देने का नगर काम निकाय का चुनाव है, 100 करोड़ का एक चुनाव में फंड बनाने का वक्फ बोर्ड को समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, आप उन पे चर्चा कीजिए। आप पार्टी में काम करना बंद कर दीजिए। अच्छा एक सेकंड, मेरा आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमने कोई बात नहीं करी। मथुरा दत्त जोशी का मैं आपके कई डिबेट में बता रहा हूं, मुझे आज भी टीस है, मैं अभी खुले मंच पे बोल रहा हूं, मुझे आज भी टीस है। मथुरा दत्त जोशी जी, जोत सिंह बिष्ट जी हमारी रीढ़ की हड्डी थे, संगठन की रीढ़ की हड्डी थी। आपके कुछ लोग कहते हैं बोझ थे, आप नहीं, कहते हैं किसने क्या वक्तव्य दिया वो भाई उनका अपना व्यक्तित्व, मैं वो बोल रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ी नहीं बोला, अब दूसरे ने आपके कान में कुछ बोल दिया, या किसी आपके किसी नेता ने मेरे कान में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई चीज बोल दी, तो वो मैं सरे आम मंच पे थोड़ी नहीं बोलूंगा। भाई वो अपने व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं, तो कीचड़ ऐसा थोड़ी नहीं उछाला जाता है। दूसरी बात, मैं अपने दीपक रावत भाई जी की बात को वापस ला रहा हूं कि भाई जी ने बोला यहां पे विपक्ष खत्म हो रहा है ना, खत्म करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ ठीकरा बीजेपी के ऊपर है। मैं अभी बता रहा हूं आपको भी, ये नसीहत न मेरे लिए है, न भाजपा के लिए, न यूकेडी के लिए और न चैनल के लिए। मैं बता रहा हूं निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो बुनियादी लेवल पे होते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें होती है। किसी ने बोला मेरी लाइट आज नहीं जल रही है, वो अपने पार्षद को फोन कर दे रहा है। किसी ने अपने प्रधान को फोन कर दिया, नालियां साफ नहीं रहेंगी, आए दिन कभी डेंगू, कभी कोई। अपने मुद्दे बता दो, आप हमारे नगर निकाय के मुद्दे बता दो भाई जी। हमारी अपील है, आप अपील पढ़िए। इतना मैं आपको अपील पढ़ के सुनाऊं? अपील पढ़ के सुनाऊं? हमारी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव आप 5 मुद्दे बता दो जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो, बताओ ना, है क्या? क्यों नहीं है? नकारात्मक, आपकी पार्टी हमेशा नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ती है। कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी जितनी बीजेपी ने फैला रखी है उतना किसी ने नहीं फैला रखी है। के मुद्दे पर लड़ती है। नहीं, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, हमने जो काम करे, फिर मैं वापस आज हमने मेरे बड़े भाई दीपक रावत जी के पास उनकी बात को भी मैं नहीं, मैंने
संजीव शर्मा जी बड़े भाई हैं, वर्मा जी हैं, दीपक वो रावत इसलिए जी सुन की ले भी रहे बात को हैं। उठाया, संजीव वर्मा हरीश जी भाई हैं। की बात को उठाया, और रवि भाई की, और हरीश मैखरू जी बड़े भाई हैं हमारे सम्मानित। जी जी। अब उन्होंने हर मुद्दे को, मैं ऐसा नहीं बोला टचेबल कि बीजेपी की उन्होंने काट कर दी या बीजेपी की बड़ाई कर दी या कांग्रेस की बड़ाई कर दी। उन्होंने बहुत ही बुनियादी मुद्दे, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे देश के मुद्दे हो, प्रदेश के मुद्दे हो, लेकिन इस समय जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, आपने, मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूं, भाजपा आप बताइए आपने कितने जो अभी निवर्तमान हुए हैं वार्ड मेंबर से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर, जिनको आपने पैदल कर दिया है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके बगल वालों को, उनके परिवार में ही आपने फूट फैला दी है। उनको दूसरे को लग रहा है कि मैं नेता बन गया। आपके मनसा कदापि किसी को नेता बनाने की नहीं है, आपको परिवार को लड़ाना है। अच्छा, आपके प्रदेश प्रभारी कहाँ हैं ये बताओ? हमारे प्रदेश प्रभारी क्या, बिल्कुल चिंता मत कर आप, चलो आप ही बता दीजिए आपके प्रदेश प्रभारी कहाँ हैं? अरे आप ही बता दीजिए। अरे आप बताओ ना, हमारे तो रोज बैठ के बिल्कुल भी नहीं, कहाँ है प्रदेश प्रभारी? आप बताइए। रोज बैठ के ले रहे हैं। नहीं, हमारी जितनी भी, अरे आपके प्रदेश प्रभारी का जरा जवाब तो दो मेरे भाई। हमारे प्रदेश प्रभारी बिल्कुल कहाँ है? क्यों नहीं है भाई? अभी यहाँ डिबेट में तो हो नहीं सकते ना। नहीं ठीक है, नहीं डिबेट की बात नहीं, मैं मैं एक बात अपनी रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी। कि चिंता, हम ये नहीं कह रहे कोई पार्टी विपक्ष में है तो उसको कुछ कहा जा रहा है, ये सत्ता पक्ष है तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है और मंथन करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार कीजिए आप। दीपक रावत जी, जब दो बड़ी पार्टियों की जब बातचीत इस तरीके से होती है, आप क्षेत्रीय दल के तौर पर कैसे, इस वक्त तो मौका है, आप लोग अपने आप को और मजबूत कीजिए। रवि जी, आज के इस पूरे डिस्कशन में दो चीज़ें तो गंभीर रूप से बाहर आ रही हैं, और वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ रही कि जिस तर्क को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज ये बात मान रही, विपक्ष के नेता का अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रही है। 2009 में क्यों नहीं मांगा है? 2016 में क्यों नहीं मांगा इन्होंने? 2016 में जब 9 विधायक जो थे अयोग्य घोषित हुए और उसके बाद वो छोड़ के गए, बीजेपी को ज्वाइन करा, तब इन्होंने क्यों नहीं मांगा? विधायक बड़े हैं या जो कार्यकर्ता गए हैं मथुरा दत्त जोशी जो कभी विधायक नहीं बने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी कब किस बात को बोल रही है और कब किस बात को नहीं बोल रही है। यदि इतनी नैतिकता की दुहाई देनी थी भारतीय जनता पार्टी को तो 2016 में भी बोला जा सकता था। दूसरे विषय में आता हूं, बार बार विषय उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है विश्व की नंबर 1 राजनीति पार्टी, और भारत की तो विशेष रूप से कहती है। 2080 से बनी हुई 1980 की बनी हुई पार्टी, शायद 45 वर्ष हो चुके हैं, 2024 में 44 वर्ष हो चुके हैं। बड़ा विचित्र होता है मुझे देखने में, समझने में, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लगे। 44 वर्ष में एक मथुरा दत्त जोशी जैसा नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। सतपाल महाराज जैसा नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यशपाल आर्य जैसा नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन से संगठन है जो अंधाधुंध सिर्फ कार्यकर्ता पैदा करता जा रहा है, लेकिन नेतृत्व देने वाला एक नेता पैदा नहीं कर पा रहे? और उसके लिए इनको कहां जाना पड़ रहा है? विपक्ष के पास। विपक्ष के नेताओं की तरफ इनको टकटकी लगा के देखना पड़ रहा है। उनको प्रलोभन दे रहे हो या कोई विश्वास दे रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन एक चीज सही है कि 44 वर्षों में और विशेष रूप से उत्तराखंड के 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के मामले में जरूर बढ़ रही है, लेकिन नेतृत्व पैदा करने के मामले में बिल्कुल शून्य है। यदि ऐसा होता तो 70 विधायकों में से 57 जीत के आए होते। आज जो 4 पद, जो दो पद जो छूटे हुए हैं मंत्री पद के, वो भी इनके भरे नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह इनके सिस्टम में लग रहा है। नेतृत्व सर समय नहीं है। हरीश, एक मिनट, हरीश मैखरू जी, आपसे आज की डिबेट का पूरा लबोलहाब फाइनल कमेंट चाहता हूं सर। हरीश मैखरू जी। रवि जी, ऐसा है कि उत्तराखंड में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसको अब क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने टिकट भी दे दिए हैं जी, तो राजनीतिक दल इस विषय पर अपने रीति नीति भी तय करें और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करें और हमारी जो छोटी इकाइयां हैं उनको मजबूत करने के लिए कार्य करें। और स्थानीय स्तर पर मतलब इस चुनावों के लिए ना बड़ी राजनीति की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम तो ये सोचते हैं ये जनता के जो विकास के कार्य हैं छोटे छोटे स्तर पर वो हो जाएं संपन्न तो अच्छा रहेगा। उनकी स्कूल अच्छी बने, उनके चिकित्सालय अच्छे बने,
उनका अब बिजली की अब उत्तराखंड में समस्या नहीं है, ये बड़ी बात है। हमारे जमाने में तो एक 110 का बल्ब लगता था, छोटा सा, बिजली ही नहीं आती थी घंटों घंटों। जी तो अब उत्तराखंड में ये समस्या नहीं है। और मेरे ख्याल अब पानी की भी कुछ सालों में, 1-2 सालों में, अभी तो सब जगह नल बिछ रहे हैं, लेकिन बाद में ये समस्या हल हो, इसके लिए भी हम लोग कामना करेंगे। जी लेकिन उत्तराखंड का जो मौलिक स्वरूप है, उसको बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है तो इसका देवभूमि का स्टेटस मेंटेन रहे। इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम इसको देवभूमि अधिसूचित करे, उसके बड़े अच्छे परिणाम उत्तराखंड के भविष्य के लिए होंगे। गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करे। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है तो वहां ग्रीष्मकाल बैठना शुरू भी करे। जी जी कुछ जिलों में अभी भी हमारे मेडिकल नहीं है, कॉलेज नहीं है। केंद्र की योजना है कि हम लोग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो हमारे टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में, चंपावत में, बागेश्वर में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है। उस दिशा में सरकार प्रयास करे तो हमारे सर। स्वास्थ्य के लिए होने वाला पलायन रुक बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल अच्छे संस्कृत विद्यालय बनने चाहिए उत्तराखंड में, मैं तक कह रहा हूं, ताकि पूरे देश और दुनिया में यहाँ से संस्कृत के विद्वान जाएं। एक वर्ल्ड क्लास संस्कृत यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम बनाए, सेकुलर दल नहीं बना पाते हैं, तो ये बनाए। जी हरीश मैक्रो जी, बहुत अच्छा सुझाव आपका। समय में इतना ही है, इस वजह से आपको रोकना पड़ रहा है। और संजीव वर्मा जी, अभिषेक भंडारी जी, दीपक रावत जी, हरीश मैक्रो जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप अपने वक्त निकालकर इस चर्चा में शामिल हुए और आपने अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात भी रखी। आने वाले वक्त में पार्टी के दल बदल से किसको कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन निकाय चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट कई सीटों पर देखने को जरूर मिल सकता है। और जो पार्टियां इस वक्त अब कमजोर होती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको मंथन करने की आवश्यकता जरूर महसूस होती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।